जैसा कि अभी मैं आपको बताया कि साझेदारी संलेख संलेख का मतलब होता है एक प्रकार का अनुबंध। और संलेख में साझेदारों के बीच में जो भी व्यापार करने के लिए अनुबंध होता है वो लिखित में लिखा जाता है, और लिखित में लिखने की क्रिया को ही इसी का नाम दिया गया है साझेदारी संलेख। इसमें लिखा जाता है फर्म का नाम, साझेदारों का नाम, पता, उन लोगों ने कितनी पूंजी लगाई और लाभ का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है। यहाँ तक के बाद अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पर कि संलेख में इस बात का भी उल्लेख होता है कि अगर कोई साझेदार संस्था को ऋण देता है और ऋण के संबंध में अगर संलेख में कुछ नहीं लिखा गया है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार अगर कोई साझेदार संस्था को ऋण देता है और उसके बारे में अधिनियम मौन है, कुछ नहीं लिखा गया है और साझेदारी संलेख में भी कुछ नहीं लिखा है, ऐसी दशा में हमको ये याद रखना है कि उस साझेदार को 6% वार्षिक की दर से ब्याज हमको देना है, चाहे वो लिखे रहे चाहे मत लिखे रहे। हमको इस भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम का पालन करना है कि कोई भी साझेदार अगर संस्था को ऋण देता है तो उस ऋण पर ब्याज की दर का उल्लेख न होने पर 6% वार्षिक की दर से हम उसको ब्याज देंगे। और इसका उल्लेख कहाँ रहेगा कि कितना ब्याज देना है, तो संलेख में। अगर मान लो संलेख में नहीं लिखा है ब्याज के संबंध में कोई भी नियम, तो हमको 6% वार्षिक की दर से उसको ब्याज देना है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है और 6% की दर ही लगाना है। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे, साझेदार जब व्यापार करेगा तो लाभ या हानि होगा। लाभ हानि होगा तो उसको कहाँ ले जाएंगे हम, तो लाभ हानि नियोजन खाते में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में। ये लाभ हानि नियोजन के खाता क्या होता है, तो जब साझेदारों के बीच में समस्त व्यापार हो जाते हैं तो व्यापार होने के बाद साझेदारों के बीच समस्त समायोजन करने के बाद उसका लेखा किया जाता है जिस खाते में, उस खाते को ही बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाते में 2 कॉलम होते हैं, विवरण और विकलन और समाकलन। बायां पक्ष विकलन और दायां पक्ष समाकलन, 2 कॉलम होते हैं यहाँ पर। और क्या लिखा जाता है इसमें, तो विकलन पक्ष यानी बायां पक्ष, इसमें समस्त प्रकार के अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है। और दाहिने पक्ष में क्या लिखते हैं, तो समस्त प्रकार के आय का लेखा किया जाता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, एक विकलन पक्ष और दूसरा समाकलन। विकलन में समस्त प्रकार के व्ययों का लेखा किया जाता है और समाकलन में समस्त प्रकार के आय का लेखा किया जाता है। अब क्या क्या मद आती है यहाँ पर, इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं वेतन। विकलन पक्ष में जिस साझेदार को वेतन देना है कि नहीं देना है उस वेतन का लेखा होगा। वेतन के बाद पूंजी लगाया है तो पूंजी पर ब्याज का लेखा होगा, पूंजी का लेखा नहीं। वेतन, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, ये 3 मदें होंगी। और इसके बाद मान लो बोलता है कि अदत्त वेतन देना है तो उसका लेखा भी किया जाएगा, या अदत्त देना बाकी है तो उसका भी लेखा किया जाएगा। इधर क्या आता है समग्र पक्ष में, तो साझेदारों ने जब व्यापार शुरू किया था उस समय उनको जो लाभ हुआ था उस लाभ को पहले हमको लाना है। जो भी उनका प्रारंभिक लाभ था, प्रारंभिक लाभ जो भी था उस लाभ को लाना, यहाँ पर बाई शेष लाया गया। इस बात का ध्यान रखेंगे कि खाते में टू और बाई का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में लिखेंगे तो से और को, लेकिन हमको जो है से और को का प्रयोग ना करते हुए टू और बाई का प्रयोग खाते के नाम से पहले करना है, जो पढ़ चुके हम लोग पहले ही। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाई शेष लाया गया, यानी जो पिछला लाभ था उस लाभ को लाएंगे पहले, यहाँ पर शेष लाया गया। लाभ लाने के बाद अगर साझेदार ने माल का आहरण किया है, आहरण का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए अपनी ही दुकान से माल या पैसा निकाल लेता है तो उस निकालने की क्रिया को बोलते हैं आहरण। तो आहरण के संबंध में 2 नियम है। अगर वो नगद आहरण करता है तो लाभ हानि खाते में उसका लेखा नहीं होगा, लेकिन अगर वो माल का आहरण करता है तो उस माल के आहरण को लाभ हानि खाते में दिखाना है। नगद आहरण करेगा तो इसके साथ बाद में आगे बनेगा पूंजी खाता, उसमें दिखाएंगे हम, इसमें दिखाने की जरूरत नहीं। और माल का आहरण करेगा तो माल का आहरण लाभ हानि खाते में भी दिखाएंगे और साथ ही साथ पूंजी खाते में भी दिखाएंगे। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले शेष लाया गया लाभ, लाभ लाने के बाद माल का आहरण किया है तो माल का आहरण, और उसके बाद आहरण पर ब्याज। इतना लेखा करने के बाद दोनों पक्षों का योग लगाएंगे। अगर मान लो विकलन पक्ष का योग अधिक आता है, ये विकलन पक्ष, तो विकलन के योग में से समाकलन के योग को घटाएंगे और घटाने पे जो अंतर की राशि निकलेगी वो कहलाएगी शुद्ध हानि। क्या कहलाएगी, शुद्ध हानि। ठीक उसी प्रकार से अगर समाकलन का योग अधिक है तो समाकलन के योग में से विकलन को घटाने पर
जो अंतर की राशि आएगी वो कहलाएगा शुद्ध लाभ। और इस शुद्ध लाभ को जो भी साझेदार है हमारे पास ए बी सी, उनके बीच में जो अनुपात दिया है उस अनुपात में बराबर बराबर बांट दो। तो इस प्रकार से बनता है हमारा ये लाभ हानि नियोजन खाता। आई बस में इसके बाद जब आगे चलेंगे, अभी हम यहाँ तक आपको ध्यान रखना है लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप क्या क्या आता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। विकलन पक्ष में टू वेतन, यानी जितना व्यय है सब विकलन में और जितना आय है सब समकलन में। तो वेतन, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, ये सब विकलन में। समकलन में क्या आएगा? तो प्रारंभिक लाभ, लाभ के बाद माल का आहरण, आहरण पर ब्याज, बस तीन ही मदे आती है। और इसके बाद घटा देंगे तो हमारा जो है लाभ निकल जाएगा या हानि निकल जाएगा। फिर इसके बाद में अगले चरण में आपको पूंजी खाता कैसे बनाते हैं उसके बारे में बता